नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में या हमारे वीडियो में सुधार की जरा सी भी गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि हम समय से उसका सुधार कर सकें। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा टॉपिक हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊर्जा एवं ऊर्जा संसाधन से। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। और पर्यावरण की जो ये क्लास है, ये आपकी 8वीं क्लास पर्यावरण की हो जाती है। ठीक है, ये 8वीं क्लास हो जाती है पर्यावरण की। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, जो इससे पहले आपकी 7 क्लास हो गई हैं, वो अगर आपने नहीं देखी हैं, आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो। और चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत हो जाता है। नवीनीकरणीय स्रोत की बात हो रही है और ये आपसे पूछा गया ये इनमें से कौन सा हो जाता है। कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल या फिर आपकी सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा एक। और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सौर ऊर्जा। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। और ये सौर, पवन, ज्वारीय, पन बिजली और ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन ये आपके हो जाते हैं। ये आपके कौन से संसाधन हो जाते हैं? आपके प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं। और नवीनीकरणीय ऊर्जा के ये उदाहरण भी हो जाते हैं। सौर ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाली जो है प्रदूषण रहित ऊर्जा हो जाती है। और सौर ऊर्जा जो है ये वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहकार भी हो जाता है। और यह ऊर्जा जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमें सूर्य के द्वारा प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। और यहाँ आप देख सकते हैं सूर्य से जो है किस तरह से जो है आपको ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे पहले जो आपका पैनल, एक सोलर पैनल लगा होता है, वहाँ पर जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं। वहाँ से आपका जो है कंट्रोलर में चली जाती है ऊर्जा। और इसके बाद कंट्रोलर से आपकी बैटरी, और बैटरी से आपके जो जो आपके सारे उत्पाद होते हैं वो आपके इससे चल जाते हैं। इस तरह से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ बात करेंगे एनर्जी ऑफ सोर्स के बारे में। ये पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ आपको दिखाया गया है नवीनीकरणीय ऊर्जा यानी रीन्यूएबल एनर्जी। और इधर आपकी नॉन रीन्यूएबल एनर्जी होती है यानी अनवीनीकरणीय ऊर्जा। और ये आपको जो दिखाया गया है कौन कौन से जो है आपके नवीनीकरणीय ऊर्जा के साधन हो जाते हैं। इधर आपके जैसे कोयला है और आपका ऑयल हो जाता है, ये आपके हो जाते हैं अनवीनीकरणीय। इनको जो है नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ हम समझेंगे लिस्ट के माध्यम से। ये हो जाते हैं आपके ऊर्जा के संसाधन। और ऊर्जा के संसाधन को आपने दो भागों में डिवाइड किया है। एक हो जाता है आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, और दूसरा हो जाता है अनवीनीकरणीय यानी जिनको नवीनीकृत नहीं किया जा सकता। बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अनवीनीकरण के बारे में। ये आपका अनवीनीकरण हो जाता है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? ये आपका कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम हो जाएगा, प्राकृतिक गैस हो जाएगी, और इधर आपकी हो जाती है परमाणु ऊर्जा, और आपका सेल गैस भी हो जाती है। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और इसके बाद बात कर लेते हैं नवीनीकरण के बारे में। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं ये आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं। सौर ऊर्जा की बात करते हैं, ये भी आपका नवीनीकरणीय ऊर्जा हो जाती है। पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी जो हैं आपके नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं। इसके बाद आपका जो भूतापीय ऊर्जा होती है, कचरे से उत्पादित ऊर्जा हो जाती है, और आपकी ज्वारीय ऊर्जा भी हो जाती है। ठीक है, ये सभी जो हैं आपके ऊर्जा के नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो आपका बनता है सौर ऊर्जा से। ठीक है, और अगर सौर ऊर्जा का कोई क्वेश्चन आपका करंट में बना हुआ है, वो आपको बड़े अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि उससे जो है आपका क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना बन जाती है। और चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? आपसे पूछा गया है जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर आपका यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 2। और 2 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है यूरेनियम। यूरेनियम जो है एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। पौधे के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या पौधे के वे जीवाश्म जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, और ये जो है आपके जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक बार इनका उपयोग करने के पश्चात इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
और ये कौन कौन से हो जाते हैं जिनको दोबारा अब नहीं किया जा सकता है? कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये आपके जो है एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इनको उपयोग नहीं किया जाता है। यूरेनियम नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, बात की गई थी आपकी यूरेनियम की। यूरेनियम को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और ये हो जाता है आपका यूरेनियम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 3। जीवाश्म ईंधनों के जीवाश्म ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत क्या हो जाता है? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र या फिर चंद्रमा? ये क्वेश्चन आपका आर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका बी, यानी सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन में सौर ऊर्जा का जो है चरम स्रोत हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। पौधे के वे उत्पाद जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े हैं या नीचे दबे पड़े थे, पौधे के वे जीवाश्म जिनका हम उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, ये आपको देख लेना है। चाहे तो वे उत्पाद हो जाते हैं जो हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े थे, या फिर जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, उनको जो है जीवाश्म ईंधन या फिर फॉसिल फ्यूल भी कहा जाता है। और इन्हें संचित ऊर्जा का जो परम स्रोत है वो आपका सौर ऊर्जा हो जाती है और ये आपके अनवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हो जाते हैं। ठीक है, अनवीनीकरण हो जाते हैं, इनका जो है दोबारा इनको जो है नवीनीकरण नहीं किया जाता है। इसमें आपके कोयला, एक आपका कोयला हो जाता है और दूसरा आपका पेट्रोलियम हो जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या था? दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो जाता है? जल विद्युत ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या फिर आपकी सौर ऊर्जा? ये क्वेश्चन भी आपसे हाल फिलहाल में ही जो है आर की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 4 और 4 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत आपका सौर ऊर्जा हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। और जीवाश्म ईंधन के बाद जो है भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ये आपका जल ऊर्जा हो जाता है। और इसके बाद बात करते हैं जो आपका दीर्घ और लघु उत्तरीय ऊर्जा हो जाता था। लेकिन वर्तमान जो आपकी जनवरी 2023 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जीवाश्म ईंधन के बाद जो है ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत आपका सौर ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो है पहले जो कौन सा था, पहले आपका नंबर 2 पे आता था आपका विद्युत ऊर्जा, और अब जो है जनवरी 2023 से, ठीक है, जनवरी 2023 की बात हो रही है, इसके बाद से जो है आपका सौर ऊर्जा ये आपका दूसरे नंबर पर आ जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, ये किसकी हो जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की, भारत की, जर्मनी की या आपकी विश्व बैंक की? किसका जो है ये पहल हो जाता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका हो जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल जो है ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की हो जाती है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। नवीनीकरणीय ऊर्जा का वह रूप है जो न तो प्रदूषण कारक है और न ही इसका प्राकृतिक संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस पर जो है विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता है। वैश्विक स्तर पर 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7वें लक्ष्य के रूप में 2030 तक वैश्विक ऊर्जा में नवीनीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने और सस्ती विश्वसनीय आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। ठीक है, ये कब तक है? ये आपका 2030 तक हो जाती है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2014 से 24 के दशक को सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ये कब किया गया है? ये आपका 2014 से और 2024 तक सभी के लिए सतत ऊर्जा का दशक घोषित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो ये आपका किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य हो जाता है? ऊर्जा संकट की बात हो रही है, इससे जो है क्या तात्पर्य हो जाता है? जल विद्युत की कमी, कुपोषण के कारण शरीर में ऊर्जा का ह्रास, तापीय ऊर्जा की कमी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। और 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है आपका डी, कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऊर्जा के संकट से ये तात्पर्य हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने के खतरे को ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जो आपका कच्चा तेल है और आपकी प्राकृतिक गैस है, इनको समाप्त होने का जो खतरा है, उसको जो है ऊर्जा संकट का नाम दिया गया है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत क्या हो जाता है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो जाता है, ये आपको बताना है। कोयला, खनिज तेल और गैस, जल विद्युत या फिर आपका परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 7, और 7 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है जल विद्युत। समझ लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा की अपेक्षा जल विद्युत धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाता है? नवीनीकरणीय की बात हो रही है, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोयला हो जाएगा, पेट्रोलियम, बायोमास या फिर आपका मिट्टी का तेल। और 8 का जो करेक्ट आंसर ये आपका बायोमास हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात हो रही है। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से। नवीनीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक प्रक्रिया के तहत लगातार प्राप्त होती रहती है। कौन सी? नवीनीकरणीय ऊर्जा। और ये आपकी सौर, पवन, ज्वारीय, पन बिजली ऊर्जा और बायोमास आदि प्राकृतिक संसाधन द्वारा नवीनीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा के जो है ये उदाहरण हो जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है नवीनीकरणीय ऊर्जा के कौन कौन से उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब देख लेने हैं। जबकि कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल आदि ये अनवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हो जाते हैं। ये आपको पहले ही डिफाइन कर लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसका तुरंत से जो है आंसर लगा देंगे। ठीक है, आपको एक तरफ देख लेना है नवीनीकरणीय और एक तरफ देख लेना है आपके अनवीनीकरणीय। ठीक है, रिन्यूअल और नॉन रिन्यूअल। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। अनवीनीकृत की बात की गई है, ये कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। सौर ऊर्जा, ये तो नहीं होगा, ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ये आपका नवीनीकृत हो जाता है। वायु ऊर्जा, ये भी आपका नवीनीकृत हो जाता है। बायोमास, बायोगैस, ये भी आपका नवीनीकृत हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पेट्रोलियम है ये आपका नवीनीकृत नहीं होता है, और ये आपका अनवीनीकृत हो जाता है। ठीक है, ये आपका अनवीनीकृत हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका पेट्रोलियम। और कौन कौन से हो जाते हैं? पेट्रोलियम, कोयला। ठीक है, इस तरह के जो हैं ये आपके अनवीनीकृत ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सी जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है? जैविक मात्रा में जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है वो कौन सी हो जाती है? परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा या आपकी ज्वारीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 10, और 10 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सौर ऊर्जा। और सबसे ज़्यादा जो आपके क्वेश्चन बनते हैं ऊर्जा से, वो आपके सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा से ही बनते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा को आपको अलग से पढ़ के जाना है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। सौर ऊर्जा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। ठीक है, सौर ऊर्जा जो है जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। सूर्य से मिलने वाला प्रकाश और ऊष्मा पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक हो जाती है। सौर ऊर्जा जहाँ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, वहीं अन्य सभी के लिए भी ये उपयोगी हो जाती है। और यह जो वैकल्पिक ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फोटोवोल्टिक जो आपकी तकनीक है उसके द्वारा सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। और इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रहार हो जाता है? सबसे बड़े संग्रहार की बात हो रही है, ये कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या आपका भू ऊष्मीय ऊर्जा। और 11 का जो करेक्ट आंसर है ये आपका हो जाता है सौर ऊर्जा। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सौर ऊर्जा से ही बनते हैं, और इसको आपको याद कर लेना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, सूर्य से, समुद्र से या आपका हवा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सूर्य हो जाता है। सौर ऊर्जा आपकी सूर्य से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से
ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल हो जाता है? पर सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल कौन सा हो जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन या आपका सौर सेल। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 13 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाता है सौर सेल। ठीक है, सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल आपका सौर सेल हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। सौर बैटरी या सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य का प्रकाश के किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है और विकल्पों में से यह ऊर्जा का सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल स्रोत हो जाता है और यह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक सिद्ध होता है। जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, वन उत्पाद और नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा में कुछ न कुछ मात्रा में पर्यावरण का निम्नीकरण अवश्य हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सबसे जो पर्यावरण के अनुकूल है ये आपका सौर ऊर्जा हो जाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? स्वच्छ रखने के लिए कौन सा सर्वोत्तम हो जाता है? यहाँ भी आपसे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी आपका सोर्स सेल दिया गया है। ठीक है, और यही क्वेश्चन वो हैं जो हर बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, 14 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाता है। बात कर लेते हैं 15 के बारे में। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? प्रदूषण की समस्या नहीं होती है, कौन सा जो है वो आपका हो जाता है? कोयला और परमाणु, पेट्रोलियम या फिर आपका सौर। तो ये जो आपकी सौर होती है ये जो है आपका प्रदूषण की समस्या से मुक्त होते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा होती है, इसमें जो है प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। सौर ऊर्जा ऊर्जा का वह विशिष्ट रूप है जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके सौर ऊर्जा से दिए गए हैं। यहाँ भी इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सौर ऊर्जा हो जाता है। आपसे पूछा गया है कौन सा जो स्रोत है जो आपका पर्यावरणीय प्रदूषण को उत्पन्न नहीं करता है, तो ये आपका सौर ऊर्जा हो जाती है। और ये जो है हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभावित वाला हो जाता है? सौर शक्ति, जैव पुनः शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति या अपशिष्ट से अर्जित। कौन सी जो है हो जाती जो आपकी नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला हो जाता है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 17 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सौर शक्ति हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? प्रथम शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, ये किस शहर में हुआ था? नई दिल्ली में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या फिर आपका उपरोक्त में से कहीं नहीं। और ये क्वेश्चन जो है आपसे आर की परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 18 और 18 का जो करेक्ट आंसर ये आपका नई दिल्ली हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो है प्रथम शिखर सम्मेलन ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हो जाता है। और ये कब हुआ था? ये आपका 11 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित हो जाता है। और ये जो आपकी डेट दी गई ये डेट आपसे अलग अलग बुक में अलग अलग हिसाब से दी हुई है। ठीक है, कहीं पर आपका 11 मार्च दिखाया गया है, कहीं पर आपको 15 मार्च भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और एक बुक में ये इसका जो है ये अक्टूबर भी दिखाया हुआ है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपको ईयर याद रखना है, ये आपका 2018 में नई दिल्ली में हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा में संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन स्थित हो जाता है? कौन सा जो है हवाई पत्तन है ये आपका बताना है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बेंगलुरु, कोची, अहमदाबाद और आपका कोझिकोड। क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है कोची। कोची में जो एक हवाई अड्डा है, कोचीन हवाई अड्डा, वो जो है पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने केरल में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिमिटेड को यानी CIL, ठीक है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दुनिया का पहला पूर्ण रूप से सौर संचालित हवाई अड्डा स्वीकृत कर लिया है। ठीक है, और बात करते हैं सियाल की। यह आपका 1999 में सार्वजनिक निजी भागीदारी से PP मॉडल
और ये जो है पहला हवाई अड्डा बनने वाला है, ठीक है। और यह केरल राज्य में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक हो जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से जो है सौर ऊर्जा से संचालित हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इसको ये भी याद रखना है, ये आपका कहाँ हो जाता है? ये आपका केरल राज्य में हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। 100% सौर संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन सा जिला भारत का पहला जिला बन गया है? सौर ऊर्जा से संचालित स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। कोलकाता हो जाएगा, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर आपका सूरत। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 20 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सूरत, ठीक है। 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला स्वास्थ्य केंद्र आपका सूरत में हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। 26 मार्च 2018 को सूरत यानी गुजरात में देश में 100% सौर ऊर्जा से संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है ये आपका पहला जिला बन जाता है। कौन बन जाता है? सूरत बन जाता है। सूरत है आपका गुजरात में और गुजरात का हो जाता है आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। बात है 2018 की। और यहाँ बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है? सौर ऊर्जा से चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो जाता है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव या फिर आपका पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 21 और 21 का जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है दीव। और दीव जो है ये आपका पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर चलने वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 2018 में दीव जो है पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। और दीव में जो है 50 एकड़ से भी अधिक भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। ये भी आपको याद रखना है। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 22। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। और बात कर लेते हैं जैव ईंधन पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। जैव ईंधन जो है ये पारिस्थितिकी के अनुकूल होता है। जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, तो ये आपका गलत हो जाता है। जैव ईंधन जो है लागत प्रभावी नहीं होता है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, बिल्कुल ये आपका ऊर्जा संकट के समय में जो है समाधान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। जैव ईंधन जो है ये मक्का से भी बनाया जाता है, ठीक है। और आपसे पूछा गया कौन सा आपका सत्य नहीं है, तो आपका बी जो है ये आपका सत्य नहीं है। बाकी आपके सत्य हो जाते हैं। और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल हो जाती है? बायोडीजल की फसल कौन सी हो जाती है? और ये जो है क्वेश्चन टेंड करता है वनडे एग्जाम में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है जेट्रोफा, ठीक है। बायोडीजल की फसल आपकी जेट्रोफा हो जाती है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। जेट्रोफा बायोडीजल की फसल है और जेट्रोफा पुष्पीय पादपों की प्रजाति का पौधा होता है जो सूखे तथा विनाशकारी कीटों के प्रति प्रतिरोधी है। और यह ऐसे बीज उत्पन्न करता है जिसमें 27 से 40% तक तेल होता है। जेट्रोफा के तेल को डीजल इंजनों में प्रयोग हेतु बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसको जो है बायोडीजल में परिवर्तित कर दिया जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24। नीचे 4 ऊर्जा फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किस एक की खेती एथेनॉल के लिए की जा रही है? एथेनॉल के लिए किसकी खेती की जा रही है ये आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 24 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है मक्का। मक्का की जो खेती है वो एथेनॉल के लिए की जा सकती है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। मक्का की खेती एथेनॉल के लिए की जा सकती है, जबकि जेट्रोफा, पोंगामिया और सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए की जा सकती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 25। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण की बात हो रही है। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन या फिर आपका मिट्टी का तेल। कौन सा जो है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है सी यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। जब हाइड्रोजन हवा में जलती है तो यह ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर जल का निर्माण करती है।
और इस प्रक्रिया में ऊर्जा की बड़ी मात्रा में यानी 150 किलो जूल प्रति ग्राम उन्मुक्त होती है और अपने उच्च बल की उच्चतम ऊर्जा प्रदायक मान के कारण हाइड्रोजन को प्रदूषण रहित उत्कृष्ट ईंधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये आपकी हो जाती है हाइड्रोजन की ऊर्जा। और हाइड्रोजन का जो उत्पादन है वो जल के तापीय पृथक्करण और प्रकाश अपघटन तथा विद्युत अपघटन के द्वारा भी किया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक। और आपसे पूछा गया था ईंधनों में जो है कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण हो जाता है, तो ये आपका हो जाता है हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 26। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम की बात कर रहे हैं और ये जो है सेम क्वेश्चन है और इसी तरह से जो है अगले एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये आपका 2015 में पूछा गया है और इससे पहला जो है ये आपका पूछा गया था 2015 में भी पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया और आपका 2010 में भी पूछा गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और इस तरह से जो है क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस रिपीट करता है और यहाँ आप देख सकते हैं उसके माध्यम से। और ये आपका 26 नंबर हो जाता है और आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है न्यूनतम पर्यावरण उत्पन्न करता है, तो यहाँ भी आपका जो ऑप्शन है ये आपका हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन के बारे में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ये आपसे 2017 में भी पूछा गया है और इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो हाइड्रोजन ही हो जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है बार बार आपसे पूछता है और घुमा फिरा कर जो है वो पूछता है। क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 28। भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित कौन सा राज्य हो जाता है? जैविक खेती पर आधारित कौन सा राज्य हो जाता है? और ये जो है उस समय सुर्खियों में काफ़ी रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य हो जाता है। और बात कर लेते हैं इसके बारे में। जनवरी 2016 में सिक्किम भारत का 100% जैविक राज्य बन गया था और लक्षद्वीप जो है 100% जैविक प्रदेश बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपसे पूछा गया, ये आपका सिक्किम पूछ लिया गया और आपसे पूछा जा सकता है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो आपका 100% जैविक केंद्र बन गया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है लक्षद्वीप। ठीक है, और खेती कृत्रिम उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है यहाँ पर और अब उसे प्रमाण पत्र भी मिल गया है। और प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया गया है? लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने सिक्किम को दुनिया के पहले जैविक प्रदेश का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये आपको ये रखना है किसके द्वारा इनको प्रमाण पत्र मिला है? लंदन की वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा इनको प्रमाण पत्र दिया गया। किसको? सिक्किम राज्य को। ठीक है, क्यों दिया गया है? क्योंकि ये दुनिया का पहला जैविक राज्य बन गया है। ठीक है, और आप केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछा जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य हो गया है? ठीक है, और सेम क्वेश्चन है, आपसे केवल लैंग्वेज चेंज करके आपको दे दिया गया है और ये भी जो है आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है, यानी सिक्किम ये भारत का हो जाता है। ठीक है, जैविक राज्य की बात हो रही है, दुनिया का पहला हो जाता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। नाभिकीय शक्ति परियोजनाओं के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाता है वे हो जाते हैं, कौन से हो जाते हैं जिनका अध्ययन किया जाना और हल निकाला जाना हो जाता है? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 30 और 30 का जो करेक्ट आंसर ये आपके उपरोक्त सभी हो जाते हैं। वायु, मृदा, जल और रेडियोधर्मी दूषण हो जाते हैं। वन अपरोहन तथा पेड़ पौधों द्वारा जंतु समूह की क्षति भी हो जाती है और रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण भी हो जाता है। ठीक है, ये आपको बात की गई है नाभिकीय शक्ति की। ठीक है, और ये आपका उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 31। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं? भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं। गोदावरी डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, हिमालय में या आपका पश्चिमी तट में? क्वेश्चन नंबर हो जाता है हमारा 31 और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है गंगा के डेल्टा में। गंगा के डेल्टा में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके बारे में। पृथ्वी की भूप्रपट्टी में पाए जाने वाले उष्ण जल से प्राप्त होने वाली वह ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, कौन सी कहलाती है? जिनका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के जो स्रोत आपके प्रमुख क्षेत्र हो जाते हैं उनमें हिमालय हो जाएगा, खंबात बेसिन हो जाएगा, सोनाटा हो जाएगा और पश्चिमी घाट हो जाएगा,
गोदावरी बेसिन हो जाएगा और आपका महानदी बेसिन भी हो जाता है, ठीक है। और सोनाटा की बात की गई है, सोनाटा की जो फुल फॉर्म है ये सोन, नर्मदा और तापी, इसको जो है सोनाटा कहा जाता है। ये आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोन, नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, इसको जो है सोनाटा कहा गया है, ठीक है। आपने देख लिया है और अच्छे से समझ लिया है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है, ठीक है। ये आपकी सूची एक और ये आपकी सूची दो हो जाती है। बात कर लेते हैं इनके बारे में। यहाँ आपको बताना है जो आपके खनिज हैं वो आपके किससे संबंधित हो जाते हैं। तो खनिज जो होते हैं ये आपके समाप्त होने वाले योग्य हो जाते हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना है। बात करते हैं सौर ऊर्जा की, और आपको अगर इनमें से एक का भी पता होता है तो आप सारे लगा सकते हैं, ठीक है। सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो ये आपका असमाप्त होने वाली हो जाती है, ठीक है। अगर आप इनमें से एक का आंसर जानते हैं तो उसी को आप पकड़ के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप सौर ऊर्जा को जानते हैं तो आपका हो जाता है बी का आपका 4, और बी का 4 आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर जो है ए में भी दिया गया है और आपका बी में भी दिया गया है, ठीक है, ये आपको देख लेना है। इस तरह से जो है आप एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं बायोगैस के बारे में बात करते हैं। तो बायोगैस जो है ये आपकी हो जाती है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये बायोगैस हो जाती है। और वन अप्रोहण की बात करते हैं, ये आपका वर्षा से संबंधित हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। ए का हो जाएगा आपका 3, बी का हो जाएगा आपका 4, और सी का हो जाएगा 2, और डी का आपका 1 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाता है। बात कर लेते हैं इसके बारे में। खनिज समय के साथ समाप्त होने योग्य हो जाता है। सूर्य जो है ऊर्जा का स्रोत होता है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है, ये असमाप्य होने योग्य है। बायोगैस के जो मुख्य अंश होते हैं वो आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाते हैं, और वन अप्रोहण से वर्षा की कमी आ जाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। और ये जो हमारी क्लास थी ये आपकी हो जाती है पर्यावरण की, और ये पर्यावरण की हो जाती है आपकी क्लास नंबर 8, ठीक है। और इससे पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगी। और इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो की फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।